बेगूसराय और खगड़िया निकाय चुनाव में तो अभी जितने भी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं सब आपको तो जानकारी होगा ही, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो निवर्तमान है रजनीश जी वो हैं, अभी संजीव के भाई राजीव हैं, इधर राजद से हमारे मनोहर जी हैं, और भी कई एक लोगों को आने की, बहुत धन बल वाले, बहुत हथियार बल वाले, बहुत माफिया टाइप के लोग, हर तरह के लोगों का इस चुनाव में आने की संभावना है। मेरे सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद समाज में बहुत सारा परिवर्तन आया। जिस समय मैं निकली थी उस समय मुझे बाई जी लोग कहते थे, मैं नाटक दिखाती थी मंच पर, और मुझे कहते थे लोग ये कैसी महिला है जो नाटक करने के लिए आई है। मैं आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मेरे पास है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी उषा सहनी अपनी बेबाकी ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। प्रखर प्रवक्ता हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। इस बार वो एमएलसी की चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसी मुद्दे पर मैं इनसे जानना चाह रहा हूं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बेगूसराय फ्रंट लाइन के माध्यम से मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, अपने बेगूसराय और खगड़िया के जितने आम आवाम है, किसान है, मेहनत कश हैं, और जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतने वाले मतदाता हैं, महिला पुरुष, सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहती हूं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आप बेगूसराय खगड़िया निकाय चुनाव में लड़ने का आपका क्या सोच है? बेगूसराय और खगड़िया जो हमारे स्थानीय निकाय के सीट हैं उसमें मैं पिछले दिन नेतृत्व कर चुकी हूं, और मेरा ये पूरा अनुभव है बिहार विधान परिषद में काम करने का। और बेगूसराय खगड़िया के केवल स्थानीय निकाय से जीते हुए ही जनप्रतिनिधियों का नहीं, बल्कि आम आवाम जो हमारे गरीब दलित पिछड़े लोग हैं उनके भी विभिन्न तरह के समस्याओं को मैं लगातार बिहार विधान परिषद में उठाती रही हूँ। उनके मुद्दे को हमेशा अपने मुद्दे के रूप में देखती रही हूँ, और लगातार मैं बेगूसराय खगड़िया का नेतृत्व की हूँ। मेरे रीजन में मैं समझती हूँ कि बेगूसराय खगड़िया में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हाउस में उठे हैं और हल हुए हैं। आप 2 दशक पहले एमएलसी की चुनाव लड़ी थी, तब के और अब के चुनाव में क्या फ़र्क पा रही? मैं अपने बेगूसराय के मतदाता को और खगड़िया के मतदाता को महान समझती हूँ, क्योंकि जिस समय 2 दशक पहले भी मैं जिस समय चुनाव लड़ रही थी, मैं 2 बार लड़ाई में रही। प्रथम चुनाव और सेकंड चुनाव दोनों बार मैं लड़ाई में रही, लेकिन मैं अपने मतदाता को एक भी पैसा नहीं दी, और मुझसे मतदाता एक भी पैसा का कहीं डिमांड नहीं किए। जिस समय फर्स्ट बार मैं चुनाव लड़ी उस समय भी बड़े बड़े हथियार वाले, पैसे वाले, धन वाले दिग्गज, एक से एक मंत्री पुत्र से लेके अधिकांश लोग जो है उसी तरह के दावेदार थे। उसके बाद भी बेगूसराय और खगड़िया की महान जनता और जनप्रतिनिधि ने हम जैसे गरीब, पिछड़े, दलित महिलाओं को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को बिहार विधान परिषद में भेजा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उस समय भी धन बल और पैसे बल का बहुत बोलबाला था, सेकंड चुनाव में भी बहुत बोलबाला था, लेकिन उसके बावजूद भी बेगूसराय खगड़िया के हमारे मतदाता ने हमारे जैसे लोगों को चुना। मैं समझती हूँ अपने मतदाताओं पर हमको पूरा भरोसा है। अभी तो पैसे और हर चीज़ का लोगों जैसा सुनने में आया कि स्थानीय निकाय में काफ़ी पैसे का खेल बेल चल रहा है, उसके बावजूद भी मुझको अपने मतदाताओं पर भरोसा है। आप महागठबंधन की कैंडिडेट हैं कि आप अपने पार्टी की ओर से कैंडिडेट हैं? अभी तो महागठबंधन की बैठक नहीं हुई है। अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय खगड़िया इकाई ने मिल करके हमें इस विधान परिषद में उम्मीदवार बनाया है, और मैं समझती हूँ कि ये पारंपरिक सीट है बेगूसराय खगड़िया और भागलपुर बांका।
ये 2 सीट लगातार महागठबंधन से हम लोग की बातचीत जब भी हुई है तो एमएलसी चुनाव में हम लोग इसकी मांग करते रहे हैं और ये हमारा पारंपरिक सीट है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने महागठबंधन के तमाम घटक दल को आग्रह करना चाहती हूँ कि आप हमारे जैसा नेतृत्व करने वाली एक सामाजिक स्वच्छ छवि की कार्यकर्ता को उनको समर्थन करना चाहिए। जहाँ तक कि हमारे घटक दल में कांग्रेस है, अभी कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ रही है, 50% महिलाओं को ये सीट प्रियंका गांधी ने घोषित किया है। उस आधार पर पूरे 24 सीट में अभी एक भी महिलाएं सामने नहीं आ रही है। वैसी स्थिति में गठबंधन को ये हमारे जैसे उम्मीदवार को ये सीट छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से घटक दल के भी नेता को कहना चाहती हूँ कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आप लोकतंत्र को बढ़ावा के लिए और जिन तरह के दलित पिछड़े हमारे जो शोषित पीड़ित अक़लियत जो जमात है उनका अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे जैसे लोगों को आप गठबंधन में सहयोग उनको करना चाहिए, उनको ये समर्थन देना चाहिए। इस चुनाव में धन बल का प्रयोग ज़्यादा होगा, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? मैं अपने को ये पाती हूँ कि धन बल से ज़्यादा जनबल पावरफुल होता है। जनता महान है और जनता के सामने में धन बल कुछ भी नहीं है। मैं इस अपने लोकतंत्र में जनबल के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं जैसा देख रही हूँ अपने मतदाताओं से भी कह रही हूँ कि हमारे जो किसान मजदूर मेहनत करने वाले हैं वो पंचायती राज में अपने पार्टिसिपेट जो किए हैं उसमें मैं समझती हूँ कि पुराने ज़्यादा करके जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं उनको हरा करके एक नए चेहरे फिगर को, साफ सुथरे फिगर को लाने की कोशिश वो की है। इसलिए इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की जाए और बिहार विधान परिषद जहाँ उच्च सदन है वहाँ हमारे जैसे कार्यकर्ता को भेज करके अपने जन सरोकार के लिए, आम आवाम के समस्याओं के लिए, मेरे दरबार में कोई बड़ा गेट नहीं है, मेरे दरबार में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। मैं एमएलसी थी तो भी सुरक्षा गार्ड लेके नहीं चलती थी और आज भी मैं सुरक्षा गार्ड लेके नहीं चलती हूँ। कोई भी आम से आम एक कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के लोग मेरे यहाँ सीधे मुझसे अपना दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे लोगों को समर्थन आम आवाम को और हमारे मतदाताओं को देना चाहिए। बेगूसराय और खगड़िया सीट के लिए आप एमएलसी की उम्मीदवार होने जा रहे हैं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेगूसराय और खगड़िया में मैं देख रही हूँ ये सबसे बड़ी समस्या हमारे दोनों ज़िला में है वो अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है और मैं समझती हूँ कि ये हम तमाम आम आवाम के लिए चिंताजनक बात है। हमारी बेगूसराय और खगड़िया की संस्कृति रही है, हमारी गंगा जमुनी संस्कृति यहाँ की रही है, वो संस्कृति पर किसी न किसी रूप में हमला हम देख रहे हैं। महिलाओं के आवाम पर हमला हो रहे हैं, हमारे गरीब किसान मजदूरों पर हमला हो रहे हैं। ये सारे बहुत सारे समस्याएं जो हैं मुँह बाए खड़ी है और मैं समझती हूँ कि ये सारा चुनौती हमारे बेगूसराय और खगड़िया के बीच में है और आम आवाम की सुरक्षा के लिए, आम आवाम के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के बीच में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, गंगा जमुनी संस्कृति के लिए, अपनी लोकतांत्रिक मजबूती के लिए हम जैसे लोगों को विधान परिषद में भेजना हमारे मतदाताओं को आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा और आपराधिक घटना को समाप्त करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? मैं पहले भी कदम उठा चुकी हूँ। जब मैं बिहार विधान परिषद की सदस्य थी तो मैं राजस्थान विजिट में गई थी और वहाँ पर महिला थाना को मैं देखी थी जहाँ पर महिला खुल करके अपने प्रॉब्लम को रख सकती है। तो मैं वहाँ से आकर के सरकार को यहाँ पर एक विज्ञापन दी थी, पूरा डॉक्यूमेंट्स पेश की थी कि हमारे बिहार में यहाँ भी कम से कम ये महिलाओं का थाना सेपरेट होना चाहिए। और आप देख रहे हैं बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में महिलाओं का राज्य के सभी जगह मेरा उठाया हुआ सवाल पर ये थाना है। आपको जानकारी होगा कि लड़कियों के 10+2 मतलब कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी 10+2 पर मैं आवाज़ उठाई थी। अपने बखरी में जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसको 10+2, सकरपुरा हाई स्कूल को 10+2 करने के लिए कि हमारी बेटियां मैट्रिक के बाद इंटर कॉलेज नहीं कर पाती है, वो मैं शुरू से उठाती रही हूँ। बिहार विधान परिषद में मैं उठाई जोरदार तरीके से, जिसका नतीजा है कि सरकार 10+2 की है और हमारी बेटियां जो है सो अब कॉलेज की भी डिग्री अपना हासिल कर रही है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि
मैं पिछले दिन भी प्रयास करती रही हूँ, साक्षरता से भी जुड़ करके महिलाओं को साक्षरता मूवमेंट में भी मैं 80% महिलाओं को निरक्षरता से दूर करने के अभियान में मैं उनको शामिल की हूँ। तो मेरा ये मकसद शुरू से रहा है और आज भी है। इस मुद्दे को लेकर जो लोग आपको वोट करें, किस आधार पर आप प्रतिनिधि से वोट मांगेंगे? मैं अपने प्रतिनिधियों से जो कहना चाहती हूँ वो ये कि हमारी सभ्यता संस्कृति लोकतांत्रिक व्यवस्था में निहित है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक स्वच्छ छवि के कार्यकर्ता को वोट करना उनको अनिवार्य है। दूसरी, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, अभी सीट का आरक्षण मिला है, 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है। हमारी महिलाएं सीधी भागीदारी अपने पंचायती राज में नहीं कर पा रही है और ये 50% आरक्षण का भी देन मेरा ही है। ये भी वर्तमान सरकार उस समय नीतीश जी की थी। आप हाउस में हमारी कार्य क्रिया को आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा उठाए गए सवाल पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। हमारे जनप्रतिनिधियों को जो अभी मानदेय और भत्ते मिल रहे हैं वो मेरे ही द्वारा संचालित किए हुए मानदेय भत्ते मिल रहे हैं। अभी जो है खास करके जो मैं देख रही हूँ जनप्रतिनिधियों पर बहुत हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही है। मैं बिहार विधान परिषद में जाऊँगी तो निश्चित रूप से अपने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके जिस तरह से विधायक और सांसद को विभिन्न तरह की सुविधाएं मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, उस तरह से हमारे लोकल बॉडी के भी कार्यकर्ताओं को ये सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगी अपने हाउस में जाकर के। एक सम्मानजनक जिंदगी हमारे निचले स्तर के लोकतंत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मिलना चाहिए। इसकी भी लड़ाई मैं लड़ूंगी और इसी आधार पर मैं अपने मतदाता से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस कड़ी को, इस संघर्ष को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे जैसे एक कर्मठ, ईमानदार और सामाजिक कार्यकर्ता को आप उच्च सदन में भेज करके आप बेगूसराय और खगड़िया के स्वाभिमान को बढ़ाएं। बेगूसराय खगड़िया निकाय चुनाव में अभी कौन कौन कैंडिडेट सामने आ रहे हैं? बेगूसराय और खगड़िया निकाय चुनाव में तो अभी जितने भी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं सब आपको तो जानकारी होगा ही, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो निवर्तमान है रजनीश जी वो हैं, अभी संजीव के भाई राजीव हैं, इधर राजद से हमारे मनोहर जी हैं और भी कई एक लोगों को आने की, बहुत धन बल वाले, बहुत हथियार बल वाले, बहुत माफिया टाइप के लोग, हर तरह के लोगों का इस चुनाव में आने की संभावना है। मैं समझती हूँ कि जो ये हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है इसमें 24 जो स्थानीय निकाय से जीत करके जाते हैं ये उच्च सदन के सदस्य होते हैं और मैं समझती हूँ कि उच्च सदन के सदस्य की जिम्मेवारी होती है कि जनहित के सारे सवाल को वो हाउस में उठाएं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी जिस तरह के उम्मीदवार हमारे मैदान में आ रहे हैं, मैं किन्हीं पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, अधिकार है अपने नेतृत्व देने का। अब जनता, हमारे मतदाता पर निर्भर करता है कि हमारे मतदाता कैसे उम्मीदवार को जिता करके बिहार विधान परिषद में भेजती है। मैं तो समझती हूँ कि 50% महिलाओं के हित के लिए मैं लगातार काम करती रही हूँ। महिला मतदाता से, पिछड़े मतदाता से, अक़लियत मतदाता से, अति पिछड़े मतदाता से, दलित मतदाता से, इन तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ। और अभी ये भी खतरा है कि जहाँ सीट सुरक्षित है वहाँ अगर हमारे कोई गरीब पिछड़े लोग जीत गए हैं तो उनको पैसे वाले लोग, उनको बाहुबली वाले लोग उनकी हत्याएं करवा दे रहे हैं। तो इस तरह का नज़ारा हमारे इस पंचायती राज में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से पंचायती राज को गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे जैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजना चाहिए मतदाताओं को। इस चुनाव में आपका मुख्य मुकाबला किनसे होगा? मैं ये अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मेरा मुख्य मुकाबला किनके साथ होगा। ये समय के गर्भ में है। जब मैं चुनावी मैदान में जाऊंगी और सारे जनप्रतिनिधि उतरेंगे चुनावी मैदान में, तभी मैं इस बात को कह सकती हूँ कि मेरा मुकाबला किनके साथ होगा। आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं तो आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये महागठबंधन, हमारे घटक दल के लोग अगर ये सीट मेरे लिए छोड़ते हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए छोड़ते हैं,
तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ये सीट उन्हीं के झोली में, गठबंधन के ही झोली में जाने वाला है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे घटक दल इस पर विचार करे और हमारे जैसे कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में लाए, ये मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जेडीयू में आपको आने का न्योता दिया, आपने ठुकरा क्यों दिया? मेरी अपनी सैद्धांतिक और प्रतिबद्धता है। मैं जिस सिद्धांत और विचार को मानती हूँ उसके प्रति मैं वफादार हूँ और अंतिम समय तक वफादार रहूँगी। इसीलिए मेरे सामने में कुर्सी और पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जिन सिद्धांत और विचार को लेकर के अपने समाज में परिवर्तन करना चाहती हूँ, मैं उसी के अंतर्गत आकर के मैं समाज की भी सेवा करूँगी और उनके अंतर्गत ही परिवर्तन कर सकती हूँ। मेरी विचारधारा जो है वो सर्वोच्च है और मैं उसी के कारण मैं दूसरे दल में जाने की अभी तक इच्छा जाहिर नहीं की हूँ। आपने लालू जी और नीतीश जी दोनों को देखा है, दोनों में किनका काम आपको अच्छा लग रहा? एक समय में लालू जी बहुत अच्छे काम किए, पिछड़ों के लिए, अक़लियत के लिए और सब लोगों के लिए बहुत माननीय हमारे लालू जी बहुत ज़्यादा एक चमकते हुए सितारा के रूप में एक समय में उनकी थी चलती। उसी तरह नीतीश जी भी हैं, नीतीश जी भी काम कर रहे हैं, उनकी सरकार है, उनको प्रतिनिधित्व करने का जनता ने मौका दिया है। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि किनका ज़्यादा अच्छा कार्यकाल रहा और किनका कम कार्यकाल रहा। वो उनके पार्टी की का मैटर है, उनके है, जनता वो क्या समझ रही है कि उनके किनके काम का क्या श्रेय आम आवाम को मिला है। नीतीश जी से ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि लोगों को लालू यादव से ज़्यादा फ़ायदा मिला है, वो तो हमारी जनता ही बताएगी। इसमें मैं दोनों को डिफरेंस करके देखना नहीं चाहती हूँ। दोनों में कोई अंतर आपको महसूस नहीं हो रहा? बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। हमारे माननीय लालू जी बिल्कुल जिस विचारधारा को लेकर के जिस सिद्धांत को लेकर के चले हैं उसी सिद्धांत पर आज भी अड़े हुए हैं। वो आज हमारे देश में पिछले दिन भी वो सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ वो खड़े थे और ठीक नीतीश जी आज सांप्रदायिक ताकत के गोद में अपनी सरकार चला रहे। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। लालू जी सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ है, वो एक समतामूलक वो भी समाज चाहते हैं, न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं, लेकिन नीतीश जी में इनमें इसी बात को लेके काफ़ी तफड़का है कि ये सांप्रदायिक ताकत के बीच में अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो यही मैं इस रूप में इनको दोनों को अलग अलग दिख रही हूँ। हाल के दिनों में उपचुनाव में राजद दोनों सीट हार गई, इसका हार का क्या कारण रहा? गठबंधन, आपसी अगर गठबंधन रहता, जिस तरह से हम लोग पिछले दिन गठबंधन बनाए विधानसभा में, उसमें भी थोड़ा गठबंधन बनाने में हड़बड़ी हुई। उसमें भी अगर विचार विमर्श करके अच्छे से गठबंधन बनाया जाता, वामपंथ को और सीट दिया जाता तो सरकार बनने की संभावना थी। लेकिन उस समय भी बहुत हड़बड़ी में गठबंधन बनाया गया और ये जो मैं हार का कारण 2 उपचुनाव में देख रही हूँ उसमें गठबंधन के कमज़ोर होने के कारण को मैं देख रही हूँ। राजद का तानाशाह है, बिल्कुल बड़ी पार्टी है, उनको बिल्कुल झुक करके रहना चाहिए। हमारे अन्य जो उनके छोटे घटक दल हैं, जो भी छोटे बड़े घटक दल हैं, उन तमाम लोगों को, चूँकि बिहार में राजद बड़ी पार्टी के रूप में है, वामपंथी है, कांग्रेस है, इन सब लोगों को मिला करके उनको हर तरह की रणनीति तैयार करनी चाहिए। आगे हो करके कोई चीज़ की रणनीति तय करने के वजह से घटक दल कमज़ोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी या जदयू जो है कहीं भी सफल हो जा रही है इन्हीं कारणों से। कन्हैया कांग्रेस में चले गए हैं तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी कमी को आप महसूस करेंगे? ज़रूर, वो हमारे वामपंथी के प्रखर नेता थे और कन्हैया से वामपंथी पार्टी को बहुत उम्मीद थी और स्वाभाविक है कि अगर मान लेते हम लोग को तो उनको बहुत आगे रूप में देखना चाहते थे वामपंथी के हमारे तमाम साथी। एक उभरता हुआ सितारा था। कन्हैया के नहीं रहने से तो कमी खलेगी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खलेगी, ये कहने की कोई बात नहीं है। कन्हैया का कांग्रेस में जाना क्या आप महसूस करते हैं? ये सही कदम है या जल्दबाजी में फैसला है?
इसके बारे में तो आप कन्हैया से इस बात को पूछ सकते हैं कि कन्हैया क्यों इस तरह का फैसला किए हैं। वो तो उनके मन का क्या बात है वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। ये मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए आपको, ये कन्हैया जी से ही करना चाहिए था आपको कि वो क्यों इस तरह का फैसला लिए। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी में उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, उनको तुरंत में वो उतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर के लीडर बनाया गया। फिर लोकसभा बेगूसराय जैसे मतलब लोकसभा में उनको तुरंत सांसद बनने का मौका दिया गया। उनको अपनी ज़मीन तैयार करनी चाहिए थी। अब उसके बाद कन्हैया जो निर्णय लिए हैं उनका स्वतंत्र का निर्णय है, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। आप कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तेज़ तर्रार नेता है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी आपको जिला मंत्री नहीं बनाया, इसका आपको कोई मलाल? नहीं, हमको क्या मलाल। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री ये हमारे सांगठनिक प्रक्रिया का एक अंग है और हमारी सांगठनिक प्रक्रिया में शाखा से लेकर के, अंचल से लेकर के जिला तक लोग चुनाव में आते हैं। जिस दिन मैं उस लायक सक्षम हो जाऊंगी जिला मंत्री बनाने में, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई देर नहीं लगेगा। मैं सक्षम अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी के सांगठनिक प्रक्रिया को चलाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी तक जिला मंत्री नहीं बनी। अगर हो जाऊंगी जिस दिन, उस दिन पार्टी बनाएगी जिला मंत्री। ऐसा नहीं है कि हमको पार्टी नहीं बनाएगी, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। इसमें कोई भेदभाव भी है? नहीं, कुछ भेदभाव नहीं है। हमारे पार्टी के अंतर्गत मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाती हूँ, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लीडर जिनको सांगठनिक नेतृत्व उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि जिले में सांगठनिक स्थिति को अच्छी से समझते हैं और उनको संभाल सकते हैं, उनको ये नेतृत्व दिया जाता है। ये कोई ऊपर से हमारे पार्टी में नहीं चुना जाता, शाखा से चुन करके हमारे लोग आते हैं। इसीलिए शाखा से जिनका चुनाव हो करके आता है वो लोग हम अंचल में चुन के आते हैं और अंचल वाले लोग फिर जिला में जाते हैं, वो अपने जिला मंत्री का चुनाव करते हैं। ये तो चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे जिला मंत्री आते हैं, तो ये सांगठनिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो आते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप अपने वोटरों से क्या वादा करेंगे? मैं अपने वोटरों से यही वादा करना चाहती हूँ कि जो हमारे मतदाता वोटर हैं उनसे खास करके अपनी महिला मतदाता से कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत प्रयास करके अपनी महिला मतदाता को 50% सीट दिलाई हूँ। उनकी सशक्तिकरण की लड़ाई में लड़ूंगी। प्लस हमारे मतदाताओं पर बहुत बड़े हमले बढ़ गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की भी मैं बात करूंगी। उनके एक सम्मानजनक मानदेय, उनके पेंशन, खास करके जो हमारे पंच और सरपंच हैं वो भी हमारे इकाई बने, हमारे एक मत का वो एक अंग बने। उनकी भी मैं लड़ाई सरपंच और पंच के लिए भी विधान परिषद में मैं जाऊंगी तो करूंगी कि वो लोग भी हमारे एक अंग बने और विधान परिषद के चुनाव में उनकी भी भूमिका कारगर रहे। तो इस तरह के बहुत सारे काम है जो मैं अपने मतदाताओं के लिए करना चाहती हूँ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ। आप एमएलसी की चुनाव जीत जाती हैं तो प्राथमिकता और प्रमुखता के तौर पर इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मैं एमएलसी अगर बनती हूँ तो आप समझते हैं कि सबसे पहले तो मैं जो हमारे स्थानीय निकाय के जो मतदाता हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उन पर किसी भी तरह का अगर हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी उनको अपमान करते हैं या किसी तरह की उनकी घटना होती है, उनको मैं तुरंत एक्शन में लाऊंगी। प्लस हमारे ज़िला में जो अपराध जैसी घटनाएं, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं और विभिन्न तरह के जो विकास की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार जैसे चीज़ है, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं हमारे जनप्रतिनिधि को मान और सम्मान नहीं दे रहे हैं, हमारे मुखिया, हमारे प्रमुख, जो जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई, ये सब हमारे काम का प्राथमिकता के तौर पर रहेगा। साक्षरता हमारा प्राथमिकता पहले से भी रहा है, बाद के दिनों में भी अभी मैं लगातार साक्षरता के सवालों को लेकर के आगे बढ़ती रही हूँ, आगे भी बढ़ती रहूँगी। आपके राजनीति में प्रवेश करने के बाद समाज में कैसा परिवर्तन आया? मेरे सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद समाज में बहुत सारा परिवर्तन आया। जिस समय मैं निकली थी उस समय मुझे बाई जी लोग कहते थे, मैं नाटक दिखाती थी मंच पर और मुझे कहते थे लोग ये
कैसी महिला है जो नाटक करने के लिए आई है। मैं महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाना चाहती थी, उनको घर से बाहर निकालना चाहती थी। मुझ पर बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप भी करते थे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि वो श्रेय है बेगूसराय का कि मेरे निकलने के बाद अब मैं एक ऐसा ग्रुप बेगूसराय में बनाई कि 80% महिलाओं को मैं घर से निकाली। साक्षरता और ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से मैं 80% महिलाओं को घर से निकाली और आपको आज आशा कर्मी के रूप में, आंगनवाड़ी कर्मी के रूप में, आपको जनप्रतिनिधि रूप में, विभिन्न पार्टियों में जो हमारी नेत्री हैं उनके रूप में आप अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर हमारे लिटरेसी मूवमेंट से, हमारे नेतृत्व में जो महिलाएं घर से निकली है वो है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे बेगूसराय जिला के लिए। मैं इसको कम नहीं समझती। मैं जिधर जाती हूँ उधर कहती हूँ दीदी मैं आपका ही देन हूँ कि मैं आज ये बन गई, मैं आपका ही देन हूँ कि ये बन गई। ये मुझको श्रेय में मुझको जाता। कोई भी गाँव में, पंचायत में, मोहल्ले में आप जा करके इस बात को तहकीकात कर सकते हैं। आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने वोटरों को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि बिहार विधान परिषद का ये उच्च सदन है और उच्च सदन की गरिमा, जो धन कुबेर लोग अगर जीत के जाते हैं, दारू माफिया लोग जीत कर जाते हैं, अपराधी अगर तरह के लोग लिख के जाते हैं तो हमारे उच्च सदन की गरिमा घटती है और उसमें जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल नहीं उठ पाते हैं। लोग की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। नियमतः जो हमारे समाज में जो लोग गरीब गुरबा पिछड़े लोगों के लिए जो कानून अधिकार बनने चाहिए वो नहीं बन पाता है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे लोग अगर सामाजिक कार्यकर्ता को अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे मतदाता देते हैं तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि को चुनने वाले हमारे किसान मजदूर के भी हक और हकूक, महिलाओं और समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनके भी के आवाज़ को भी मैं बिहार विधान परिषद में बुलंद करूंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सीपीआई के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी उषा सहनी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से समाज के लिए, महिलाओं के लिए अपराध पर बेबाकी से जवाब दिया और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।